I-16 में हम करने लगे हैं पास्ट पेपर स्प्रिंग 21। ये बड़ा ही एक अहम सवाल है। अगर आप सवाल को देखें, स्पुतनिक सी लिमिटेड, इसमें डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन डिफरेंट तरीके से टेस्ट की हुई है। इस सवाल को देखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर टू दी ईयर एंड 31 दिसंबर 2020, यानी कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करनी है, एंट्रीज पास करनी है। सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। एसएसएल रन्स अ क्रूज बिजनेस अक्रॉस ओशंस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ द एसेट। ये एक है, उसके जो बिजनेस के बहुत सारे क्रूज शिप्स हैं उसमें से ये एक के बारे में बात कर रहा है। तो कहता है जी, पॉइंट नंबर 1, एसएसएल बॉट एंड क्रूज शिप ऑन 1 मार्च। उसने कब ये जहाज खरीदा, कब ये शिप खरीदा? 1/1/3/18 को। ठीक हो गया। After completing all the required formalities, the ship was ready to sail, ready to use का फर्स्ट April। इसका मतलब है ये हमारे पास रेडी टू यूज की डेट आ गई 1/4/18। अब जिस दिन हमारे पास ऐसा रेडी टू यूज होता है उस दिन से हम उसको डेप्रिशिएट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। डिटेल्स रिगार्डिंग कंपोनेंट्स। शिप की बात है, बहुत बड़ा शिप होता है, इससे हर कंपोनेंट की अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं अगर उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। हमारे पास एक है इंजन, एक है बॉडी, एक है ड्राई डॉक। सबकी अलग अलग कॉस्ट अवेलेबल है, सबकी अलग अलग यूजफुल लाइफ अवेलेबल है और सबकी रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास है एक अदद शिप जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। इंजन है, बॉडी है, ड्राई डॉकिंग। ओके। अब तीनों की अलग अलग इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, इट मीन्स मुझे इन तीनों को अलग अलग डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ऑन 1 मई, 1 मई को क्या हुआ जी? शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया उसका बॉडी का। रिपेयर टुक 2 मंथ, बॉडी का एक्सीडेंट हुआ और ये हो गया डैमेज। टाइम कितना लग गया जी? 2 मंथ्स। इस 2 मंथ में 26 मिलियन हमें पड़ गई कॉस्ट। ओके, ये 26 मिलियन कॉस्ट। रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। अगर आपको याद हो, यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू इसमें कोई चेंज नहीं आया। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में अगर हमारा कोई ऐसा खर्चा होता है जो उसकी लाइफ बढ़ा देता है, जो उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, तब हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। इस केस में चूंकि इनमें किसी चीज में चेंज नहीं आया तो हम इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, हम इसको एक्सपेंस आउट करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। किसको? इस 26 मिलियन को। आगे चलते हैं जी। एवरेज मंथली सेलिंग। अब ये शिप है, हर महीने की अलग अलग सेलिंग है और उनके आर्स की है। 18 में, 19 में और 20 में कि ये शिप कितनी कितनी देर सेल करता रहा है। रीजन क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें, इंजन 50,000 आवर्स, ये 25 साल, ये 5 साल। तो इंजन की जो डेप्रिसिएशन है वो आवर्स की बेस पे होगी। अगर आपको याद हो तो आवर्स और यूनिट्स वाला मेथड ऐसा था कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती। पहले इसको देख लेते हैं। एसेट जब हमारे पास रेडी टू यूज हो जाता है तो हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं, हम उसे यूज करें या ना करें। एक ऐसा मेथड था यूनिट्स या आवर्स वाला कि अगर वो यूज नहीं होता तो उसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं होती। ये एक वाहिद मेथड था। और इस यहाँ पे डेप्रिसिएशन आवर्स की बेस पे है और एनुअल उसके जो आवर्स उसने सेल किया है उसकी डिटेल भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आगे चलते हैं जी। एसएसएल रिवॉल्यूशन मॉडल यूज करता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन नेट रिप्लेसमेंट मेथड पे, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड। ट्रांसफॉर्म करता है सारे सरप्लस को रिटेन रनिंग में एनुअल बेसिस पे, ठीक है जी। रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द शिप एट 31 दिसंबर 2019 और 2020 वर्थ 1400 मिलियन और 1000 मिलियन। इसका मतलब है
मेरे पास जो फेयर वैल्यूज हैं या रीवैल्यूड अमाउंट्स हैं 2019 में और 2020 में 1400 1000। उसने कहा है revalued amounts are apportioned between components on the basis of their net book value। इन्होंने प्रोरेट होना, अपॉर्शन होना है, प्रोपोर्शनेट होना है किसमें, नेट बुक वैल्यू की बेस पे बिफोर रिवैल्यूएशन। ओके, यानी कि जब हम रिवैल्यूएशन करने लगेंगे उससे पहले 2019 तक हमें उन एसेट्स को लेकर आना पड़ेगा जो डब्ल्यूडीवी होगी, उसकी बेस पे हम प्रोपोर्शनेट कर रहे होंगे। अब चूंकि हमने सारा सोल पढ़ लिया है, अब हम वन बी वन इनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंजन। इंजन इंजन की जो कॉस्ट है वो है 840। हम जो वर्किंग नोट बनाते हैं उसका फॉर्मेट हमारे पास इंजन के लिए आ गया ये 1318 पे। इसकी जो कॉस्ट है वो है 840। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी। दूसरे एसेट को भी शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेट है 1318 पे। इसकी कॉस्ट कितनी है जी, 535। तीसरा एसेट देख लेते हैं जी, उसकी कितनी है, 60। 1318 पे इसकी कॉस्ट है 60। आगे चलते हैं। अब तीनों को मैंने अपने अपने फॉर्मेट में डाल दिया है। अब 2019 तक मुझे लाना पड़ेगा हर कंपोनेंट को। तो सबसे पहले इंजन को शुरू करते हैं। इंजन की कॉस्ट हमें पता है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू 40 और 50,000 आवर्स उसकी टोटल लाइफ है। 31/12/18 पे हम करते हैं इसको डेप्रिसिएशन। 840 रेजिडुअल वैल्यू इसकी 40, टोटल आवर्स है 50, यानी कि इसकी जो टोटल लाइफ है वो है 50। ये कितना सेल किया इसने, 360 घंटे, और ये मंथली है। अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ, 1/4 से, इसका मतलब 9 मंथ, और एक महीने के 360 घंटे। तो इस तरीके से मेरे पास इसकी 2018 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि है 51.84। डेप्रिसिएशन डेबिट, कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये डब्ल्यू डी आ गई 788.16। लगे हाथों इसकी 2019 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 840 माइनस 40, 50,000 इंटू, अब यहाँ पे 12 महीने हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस पॉइंट को देखना पड़ेगा कि जब उसकी बॉडी डैमेज हो गई 2019 में, तो 2 महीने तो ये रिपेयर होता रहा। क्योंकि ये वो वाहिद मेथड है कि अगर ये यूज नहीं होगा तो उस टाइम की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरे पास महीने हो गए 10। और इस साल की जो सेलिंग है वो है 480 आवर्स। यहाँ पर ले आऊंगा मैं 480 आवर्स। तो इस तरीके से मेरे पास डेप्रिसिएशन जो आ जाएगी 2019 की, वो आ जाएगी 76.8। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मेरे पास नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 711.36। ये हो जाएगी जी 128.64। और ये 84। तो ये वाला मेरा एसेट आ गया 2019 तक। मुझे हर एसेट को 2019 तक लाना है। दूसरा एसेट है जी बॉडी, 25 साल उसकी लाइफ है और 35 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। ओके, डेप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। 31/12/18 डेप्रिसिएशन 535 माइनस 35, और 25 साल, और इसमें
9 महीनों से। तो ये मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 15, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये डब्ल्यूडीवी आ गई 520। 2019 की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 535 माइनस 35 और 25 इंटू, अब ये पूरे 12 महीने में, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गया 20। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया क्रेडिट, ये 35 हो गया, ये 535। तो इसको भी 2019 तक हम दिए। अब हम चलते हैं तीसरे एसेट पे, उसकी कितनी लाइफ है 5, और रेजिडुअल वैल्यू उसकी 0। इसको डेप्रिशिएट करते हैं जी 31/12/18 पे 60/05 और 9 महीने इसकी जो ये यूज हुआ है। नो डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इससे आ जाएगा मेरा डब्ल्यूडीवी। लगे हाथों 2019 की भी डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। तो ये 0.5 पूरे 12 महीने हैं, इसका मतलब 12 मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 12, 39। तो यहाँ पे भी मैं 2019 तक पहुंच गया। अब उसने कहा था कि 2019 पे रीवैल्यूएशन से पहले जब आप नेट बुक वैल्यूज निकाल लें, बिफोर रीवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यूज, इसका मतलब है रीवैल्यूएशन से पहले अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होंगे, आपके पास नेट बुक वैल्यू आ गई होगी। सारे कंपोनेंट की जो फेयर वैल्यू है 2019 की है 14। ओके, अब मुझे चाहिए डब्ल्यू डीवीज किस किस की, सब की। इंजन, बॉडी, ड्राई डॉकिंग। ड्राई डॉकिंग तो इधर ही पड़ा हुआ है, नेट बुक वैल्यू है 39। अच्छा जी, इसकी कितनी है 711.36। 711.36, क्योंकि डब्ल्यू डीवी की बेस पे करना है तो मुझे सबकी नेट बुक वैल्यूज लिख लेनी चाहिए। इसकी है जी 500। ये मैं आ गई यहाँ पे 500। ये मैं कर लेता हूँ, टोटल ये हो गया जी 1250.36। अब मेरे पास जो फेयर वैल्यू है दैट इज 1400। इसका मतलब है कि टोटल अगर मैं देखूं, इसको उठा के मैंने लाना है यहाँ पे, तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो कितना है, वो 149.64। नंबर वन। नंबर टू, इसमें से इनका कितना कितना शेयर है, इसका सिंपल तरीका है, ये इस टोटल में कितना है, नंबर वन। नंबर टू, और हमारे पास जो गेन आया है वो कितना है, यानी कि ऐसे कर लेंगे इंजन, ये इसमें कितना है, और चूंकि इसको कंपेयर करके गेन आया, जितना गेन आया उसमें इसका हिस्सा कितना है? ये मेरे पास आ गया 85.13। इसी तरीके से आ जाएगा बॉडी 39, 1250.36 इंटू 149.64, ये आ गया 59.84। और ड्राई डॉक्यूमेंट 39/1250.36 इंटू 149.64, 4.67। ये मेरे पास आ गया तीनों की सर्विस। एक तो हमारे सामने ही पड़ा हुआ है, इसको हल कर लेते हैं। 31/12/19 मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया कितना भी, 4.67। पहले क्या होता था, हमारे पास ये वाली फिगर होती थी जिससे हम
अपना सरप्लस निकाल दो। उसको भी हम कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। पहले इसको अगर मैं टोटल कर लूं तो ये मेरे पास हो गया जी 43.67, ये है जी 39। इसको ढूंढने का तरीका है, यहां से जब मैंने कंपेयर किया ये वाली फिगर से, जिस फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने रिवॉल्यूशन सरप्लस से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास डायरेक्ट गेन आ गया। अगर इसको मैं फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से कि एक एग्जांपल कर देता हूं, ये टोटल में कितना है, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं अगर हल करूं, डिवाइडेड बाई 1250 इंटू, तो ये मेरे पास, नहीं ये 39 था, डिवाइडेड बाई 1250 36 इंटू 1400, ये मेरे पास आंसर आता है 43.67। अगर मैं यहाँ पे 43.67 लिखूं तो उसको उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। इट मीन्स कि मैंने सरप्लस से इससे मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास हर कंपोनेंट का सरप्लस आ गया है। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हर कंपोनेंट की क्या आ जाएगी, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट। फिर इस रीवैल्यूड अमाउंट को मैं कैरिंग अमाउंट से, नेट बुक वैल्यू से कंपेयर करके सरप्लस ले सकता हूँ, और डायरेक्ट सरप्लस अगर मैं सरप्लस से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आ जाएगा। अब चूंकि हम रीवैल्यूशन कर रहे हैं और नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, तो हमें डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी पड़ेगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, सरप्लस फिर आ गया डेबिट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। क्योंकि पहले लॉस नहीं है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ये मेरे पास हो गया 43.67। तो हमने 2019 तक एक एसेट को रीवैल्यू कर लिया। अब चलते हैं हम आगे। अब जो मर्जी अप्रोच यूज कर लें, हम सरप्लस वाली अप्रोच यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास पहले एसेट का आ गया 85.13, पहले एसेट पे चलते हैं। 31/12/19 पे रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया मेरे पास, ये आ गया 85.13। इसको जब मैं क्लोज करूं तो ये 796.4 में। अब चूंकि मैं सरप्लस कर रहा हूँ तो डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, सरप्लस, एसेट डेबिट और सरप्लस क्रेडिट, ये मेरे पास आ गया 796.4 में। तीसरे एसेट की देख लेते हैं, 59.84, 31/12/19 को मेरे पास रिवॉल्यूशन सरप्लस आ गया, कितना था अभी, 59.8, 59.84। अब चूंकि मैं रिवॉल्यूशन कर रहा हूँ तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, और ये मेरे पास क्लोजिंग बन जाएगा 559.84, 559.84। इसका मतलब पहले हम 2019 तक है, हमने डब्ल्यू से निकालनी, फिर हमने यहाँ पे हमने 2019 की कैलकुलेशन की, जिसमें हमने रिवॉल्यूशन सरप्लस और फेयर वैल्यूज हर एसेट की अलग अलग निकाली। अब अगर देखें तो उसने कहा कि 2020 तक रिवॉल्यूशन से पहले आप नेट बुक वैल्यू निकाल लें, फिर उसको 1000 से कंपेयर करें। इसका मतलब अब हम अगले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगले साल के डेप्रिसिएशन पे आ जाते हैं, 31/12/20। अब मेरे पास वैल्यू है 796.4। रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी जी, 40 आवर्स। अब चूंकि
रीवैल्यू हो चुका है, मेरे पास वैल्यू भी अपडेटेड आ गई है। आवर्स कितने हैं वो देखना पड़ेगा। मेरे पास 50,000 घंटे थे, उसमें से ये घंटे और ये घंटे में डेप्रिशिएट करता हूँ, उसको मुझे निकालना पड़ेगा। अगर मैं 360 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाता है 3240, और 480 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाता है 4800। देखना पड़ेगा आज मेरे पास कितने बच गए। तो 40 माइनस 4800, 41,960 रिमेनिंग लाइफ लिखनी होती है रिवॉल्यूशन के बाद। अब 12 महीने हैं, देखते हैं कि इस साल उसने कितना सेल किया। 600 घंटे। ओके, 600 घंटे। अब मेरी निकलेगी डेप्रिसिएशन, जो कि बन रही है, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 129.81। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहाँ पे मेरे पास WDV आ जाएगी 666.68, और यहाँ पे ये पूरे का पूरा आ जाएगा 796.49। दूसरी चीज, ये मेरे पास सरप्लस है 85.13, इसको भी मुझे रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना पड़ेगा। 41,960 इंटू 12 इंटू 600 घंटे। तो ये मेरे पास बन रहा है 14.61। इसमें से 14.61 निकलेगा, यहाँ पे 14.61 आ जाएगा, और मेरे पास जो सरप्लस बच जाएगा दैट इज 70.52। अब दूसरे एसेट के 2020 पे आते हैं। 31 दिसंबर 2020, मेरे पास नई वैल्यू है 559.84। इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू थी वो थी 35। यहाँ पे जो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूँ कितने टाइम की, ये साल तो पूरा है, और ये साल कितना है, ये 75% है। तो इसको मैं 1 प्लस अगर 0.75 करूँ तो 1.75, इसका मतलब 25 में से मैं इतने डेप्रिशिएट कर चुका हूँ। तो मेरे पास इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 22.57। 22.57 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहाँ पे मेरे पास जो WDV बन रही है 537.27, और ये एज इट इज आ जाएगा 599.84। यहाँ पे मेरे पास जो सरप्लस है 59.84। अगेन जो रिमेनिंग लाइफ है वही मेरी यहाँ पे आ जाएगी। तो जो सरप्लस से निकल के मेरा रिटेन अर्निंग में जाएगा दैट विल बी 2.57। यहाँ पे आ जाएगा 2.57, और ये मेरी बैलेंस अमाउंट बन जाएगी 57.27। तो इसको भी हम 31 दिसंबर 2020 तक ले आए हैं। तीसरे एसेट पे चलते हैं जी। ये लाइन हर दफा भाग जाती है, मुझे बुलाना पड़ता है बार बार। 31 दिसंबर 2020 पे नई वैल्यू है 43.67। इसकी रेजल्ट वैल्यू थी 0। अगेन यहाँ पे भी एक साल पूरा और 0.75। अगर 0.75 आपको ना निकले तो आप आराम से महीनों को डिवाइड कर दें। 9 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 12 पे तो आपका 0.75 आ जाएगा। तो जितने भी परसेंटेज हो वो सारी आपने ले लेनी है। कितनी लाइफ की, 5.1.75। ये मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन, जो कि बन रही है 13.44। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहाँ से 13.44 निकलेगा तो ये बचेगा 30.23। यही काम मैंने होगा यहाँ पे 5 माइनस 1.75।
और ये बन रहा है जी 1.44। 1.44 यहाँ से निकल जाएगा और रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। इसका हो गया 2.23, 43.67। तो यहाँ पे भी मैं 2020 तक आ गया। जब यहाँ तक मैं 2020 तक आ गया, अब मैं जो मैंने 2019 में किया था वही 2020 के लिए भी कर सकता हूँ। अब चूंकि हम 2020 पे आ गए हैं, हमें हमने सबकी WDV देनी है। ड्राई डॉकिंग, इसकी WDV है 30.23। अब्दुलों की WDV ले लेते हैं, इसकी 666.68। 666.68। तीसरे की भी देख लेते हैं, 537.27। 537.27 सबका कर लेते हैं अभी। टोटल 1234.18। अब मेरे पास फेयर वैल्यू है 1000। इसको उठा के यहाँ पे लाना है लॉस। ये मेरे पास आ गया रिवैल्यूएशन लॉस। कितना लॉस है जी? 234.8। अब किसका कितना हिस्सा है वो देख लेते हैं। इसका हिस्सा लॉस में कितना है, डिवाइडेड बाई 1234.8। अगेन फेयर वैल्यू से मैं कंपेयर करूंगा तो हर आइटम की फेयर वैल्यू आ जाएगी। लॉस से कंपेयर करूंगा तो हर आइटम का लॉस आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लॉस निकाल लेता हूँ। नहीं, बल्कि इसको हम उससे निकालते हैं। यहाँ वाला, ये वाला लॉस से किया, इसको हम फेयर वैल्यू से लेकर चलते हैं। फिर मेरे पास दूसरा आ जाएगा 537.27, 1234.17, और ये मल्टीप्लाई होगा 1000 से। फिर ये आ जाएगा 30.23 डिवाइडेड बाई 1234.18, 20,000। जो सामने एसेट पड़ा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, साथ ही उसकी इम्पेयरमेंट रिवैल्यूएशन लॉस भी कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हम सही जा रहे हैं। ये मेरे कैलकुलेटर में आया है जी 24.49। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24.49, तो लॉस आना चाहिए 30.23 की बात करें तो 5.74। मैं 30.23 में से 5.74 को निकालूं तो 24.49 आना बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसका अल्टरनेटिव भी कर लेता हूँ। 30.23 डिवाइडेड बाई 1234.18 इंटू लॉस कितना था, 234.18। ये 5.74 बना। 30.23 डिवाइडेड बाई 1234.18, 234.1, 5.7। ओके, इसी तरीके से अगले का कर लेते हैं। हमारा ये क्रॉस वेरीफाई हो गया। 1234.18 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया 540.18। इसको मैं ले जाता हूँ वहां पे। पहले इसका वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि लॉस का हिस्सा कितना बनता है। 666.68 डिवाइडेड बाई 1234.18 मल्टीप्लाई बाई 234.18, 126.49 या 5, 140, 540.18 को ले चलते हैं। कितना था? 540.18। अगर मैं यहाँ पे रीवैल्यूड अमाउंट लिखता हूँ 540.18, इसको मैं ले आता हूँ 540.18 पे 126.5 आ रहा है। 126.5 आता है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। 126.5 मुझे करना पड़ेगा लॉस। इसको लाइन के नीचे ही लिख लेते हैं।
इसको लाइन के नीचे लिख लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। ये एंड पॉइंट है 540.18, इसको उठा के यहाँ पे लाऊं तो कितना है 126.5। तीसरे पे चलते हैं, दोनों से करें ताकि आपको हर मेथड आता हो। 537.27 डिवाइडेड बाई 1237.18। असल है कि मैं कैलकुलेटर चला रहा होता हूँ बहुत ज्यादा तेज, तो हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। 435.13, साथ ही इसका वो निकाल लेते हैं लॉस। इसका कितना बनता है 537.207, 12 34.18, 35.8, 101.94, ये लॉस आना चाहिए। ये ले चलते हैं 435.33, 435.33, 435.33, 435.33, इसको उठा के मैंने यहाँ पे लाना है 537.33, ये बन रहा है जी नहीं, 537.27 माइनस 435.33, 101.94 आंसर आ रहा है। कितना है जी 101.94, परफेक्ट हो गया। तो हमने दोनों तरीकों से 101.94, हमने दोनों तरीकों से इसको वेरीफाई कर दिया। अब जो हमने ये हल किया, हमें पता है लॉस आया। वन बाई वन देखते हैं, एक जो हमारे सामने पड़ा है, पहले इसी को देख लेते हैं। कलर हम चूज कर लेते हैं जी, कोई व्हाइट कलर चूज कर लेते हैं। कि जब लॉस आता है तो पहले हम देखते हैं सरप्लस कितना पड़ा है। जब सरप्लस आता है पहले हम देखते हैं लॉस कितना। बेसिकली जब पिछली दफा सरप्लस आया था तो लॉस में कुछ था नहीं। अब 574, पहली बात यह है कि जब मैं रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ तो मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना है, नेट रिप्लेसमेंट मेथड लगाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। ओके, फिर लॉस है, एसेट पूरी अमाउंट से क्रेडिट, ये मेरे पास आ गया 24.49। जब मेरा एसेट क्रेडिट होता है तो डेबिट क्या होगा, जितना सरप्लस में वो जा सकता है वो डेबिट होगा और बैलेंस चला जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस। ये हमारा एसेट कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे ये आ गया मेरे पास दो कंपोनेंट्स, यहाँ पे आ जाते हैं। जब मैं रिवैल्यूएशन करूंगा तो मुझे एलिमिनेशन नेट रिप्लेसमेंट मेथड लगाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अब एसेट पूरी अमाउंट से क्रेडिट, ये हो जाएगा 540.18, और डेबिट क्या होगा, जितना सरप्लस में लॉस जा सकता है पहले वो डेबिट होगा, और बैलेंसिंग अमाउंट मेरी आ जाएगी कहाँ पे, रिवैल्यूएशन लॉस में 55.98। ये मेरा सेकंड कंपोनेंट खत्म हो गया। तीसरे पे आ जाते हैं, जब मैंने रिवैल्यूएशन करनी है तो पहले मुझे एलिमिनेट करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा एसेट, और लॉस आया है एसेट पूरी अमाउंट से क्रेडिट, ये हो जाएगा जी 435.33, और जितना सरप्लस में जा सकता है लॉस, क्योंकि लॉस आता है तो पहले सरप्लस को देखते हैं, सरप्लस आता है तो पहले लॉस को देखते हैं, जितना वहां पे जा सकता है वहां पे ले जाते हैं, और बाकी हम ले आते होते हैं सरप्लस या लॉस में। तो ये हमारा तीसरा सेट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारी कैलकुलेशन हो गई है कंप्लीट 100%। रिक्वायरमेंट क्या थी एंट्रीज पास करनी। एंट्रीज हम एक सिंपल तरीका कर लेते हैं कि जितने एसेट हमने परचेज किए हैं उसमें हमारी एंट्री हुई एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये कॉस्ट और तीसरे एसेट की कॉस्ट, इन सब की एंट्री हो जाएगी जी नंबर 1। नंबर 2,
हर जगह पे जो डेप्रिसिएशन हुई उसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जैसे 18 19 20, 18 19 20, और यहाँ पे भी 18 19 20, तीन जगह पे डेप्रिसिएशन हुई, सबकी एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेट डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद तीनों जगह पे है रीवैल्यूएशन, उसकी एंट्रीज करते हैं क्योंकि ये कॉमन है, ये और ये। एक जगह पे जो बॉडी डैमेज हुई थी वो रिपेयर एक्सपेंस 26 से बैंक, इसकी भी एंट्री हो जाएगी क्योंकि वो डैमेज, वो कॉस्ट लगी थी हमारी 26 मिलियन, ये वाली, इसकी एक्सपेंस की एंट्री हो जाएगी। हमने परचेज की एंट्रीज कर ली, हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर ली। अब आ जाता है रीवैल्यूएशन पे। रीवैल्यूएशन अगर हम देखें तो हमें पहले नेट रिप्लेसमेंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है। 19 में यहाँ पे ये है जी 19, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते हैं हर जगह पे। पहले अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करके एसेट को क्रेडिट करना है, उसके बाद तीनों जगह पे आया सरप्लस, एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इंजन में, बॉडी में, ड्राई डॉकिंग में, ये तीनों जगह पे सेम होती है। फिर हम आते हैं 2020 में, अब मेरे पास वैल्यूज बढ़ गई, लेकिन जो हमने कैलकुलेशन की है वही डेप्रिसिएशन की एंट्री रिपीट होगी। अब नई एक चीज आ जाएगी, सरप्लस रिमेनिंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस को लेकर जाना रिटेन्ड अर्निंग में, इसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करेंगे, एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। तो ये परचेज की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, एलिमिनेशन और सरप्लस की एंट्री, और रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में लेकर जाना, इसकी एंट्री हमारी मिली। ओके, फिर जो 2020 के एंड पे, 2020 के एंड पे जो हमारे साथ हुआ, क्या हमने डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट किया, नंबर वन। नंबर टू, हमने क्या किया, एसेट को क्रेडिट किया, डेबिट जितना सरप्लस एसेट हमने किया क्रेडिट कितने से भी, 5.74, जितना सरप्लस, लॉस है तो सरप्लस को देखना है, पहले उसको चार्ज करना, बाकी जितना बचे वो चला जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस। इसी ये तीनों जगह पे सेम एंट्री होगी और फिगर्स डिफरेंट हो जाएंगी, सारी अमाउंट से ऐसे क्रेडिट, इतना सरप्लस को चार्ज होगा वो डेबिट, और बाकी चला जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस में। यही काम करते हैं अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है, पहले देखते हैं रिवैल्यूएशन लॉस कितना पड़ा हुआ है, पहले रिवैल्यूएशन लॉस को चार्ज करते हैं और बैलेंस अमाउंट चली जाती है रिवैल्यूएशन सरप्लस में। इसके साथ हमारा ये बड़ा कंप्रीहेंसिव, डिफिकल्ट, डिफरेंट, यूनिक, टफ और बहुत अहम सवाल खत्म है।